हेलो जैन साथियों, मैं एस राठौर सर आज भारत बांग्लादेश पाकिस्तान विभाजन बांग्लादेश एवं पाकिस्तान विभाजन की संपूर्ण घटना का विश्लेषण करूंगा। बात उस दौर की है जब माउंटबेटन योजना भारत में आती है और भारत एवं पाकिस्तान दो नए राष्ट्रों का उदय होता है। दोस्तों, बांग्लादेश आधुनिक जो पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जब भारत आज़ाद हुआ तो जिस प्रकार भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया, उसी प्रकार पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, और पाकिस्तान दो हिस्सों में था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यहाँ था जो आधुनिक बांग्लादेश है, और पश्चिमी पाकिस्तान ये जो वर्तमान पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। यहाँ की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली में कुल 300 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, कितनी टोटल 300 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 151 सीटों की आवश्यकता होती है, अर्थात कह सकते हैं 1/2+1। 151 सीटें चाहिए होती है, बहुमत हो जाता है, सरकार बन जाती है। तभी उस समय की पाकिस्तान में दो प्रमुख पार्टियां थीं। पहली पार्टी का नाम था पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। ये जो आप देख रहे हो, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हेड थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हेड थे। जबकि दूसरी पार्टी थी आवाम लीग। ठीक, आवाम लीग, और इसके प्रमुख थे मुजिबुर रहमान। ठीक है, मुजिबुर रहमान इसके प्रमुख थे आवाम लीग के। जब पहले चुनाव कराए गए वहाँ पर पाकिस्तान में, तो चुनाव के दौरान पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को मात्र 86 सीटें मिली, 86। ठीक है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, इन्हें सिर्फ 86, इनके पार्टी को 86 सीटें मिली, जबकि आवाम लीग को 167, अर्थात पूर्ण बहुमत में इनकी सरकार बनने जा रही थी आवाम लीग की। लगभग उस समय का वोट का 40% वोट इन्हें मिला, आवाम लीग को। देखिए दोस्तों, अभी वर्तमान में जो भारत सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उन्हें टोटल मोदी जी को 36% अभी मिला हुआ है, जबकि इन्हें उस समय 40% मिला था। और ये बांग्लादेश से यहाँ से जाकर के, अर्थात कह सकते हैं पूर्वी पाकिस्तान से जाकर वहाँ संसद जाते हैं और अपनी सरकार बनाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। तभी वहाँ जाने पर वहाँ के जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हेड जुल्फ़िकार अली भुट्टो और वहाँ के जो सेना प्रमुख थे याहिया खान, ये दोनों मिलकर इनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और इन्हें अरेस्ट कर लेते हैं और इन्हें सरकार नहीं बनाने देते हैं। ठीक है, और बाद में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हेड जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी सरकार बनाते हैं, इन्हें जेल में अंदर कर देते हैं। तभी क्या होता है, क्योंकि ये कहते हैं बांग्लादेशी यहाँ आकर के सरकार चलाएगा। ठीक है, ये इनको पसंद नहीं करते। अर्थात आज भी देखा जाता है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र जब ही अलग होता है जब वहाँ के नागरिकों को सही दृष्टि से नहीं देखा जाता, हीन भावना से देखा जाता है, तो इसी कारण से ये फिर अंदर हो जाते जेल में। तभी क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारा आंदोलन छिड़ जाता है, और आंदोलन छिड़ने के बाद बांग्लादेश के लोग उग्र हो जाते हैं, और उनको इसके दमन करने के लिए वहाँ के जुल्फ़िकार अली भुट्टो है और एक सेना नायक टिक्का खान को, ठीक है, तो सेना नायक टिक्का खान को, जनरल टिक्का खान जिसका नाम था, इसे बांग्लादेश भेजते हैं और कहते हैं जाइए उनको कंट्रोल करिए वहाँ के लोगों को, ताकि ये जो विद्रोह कर रहे हैं इनको दबाइए। और जो जनरल टिक्का खान है इतना क्रूर था, जब ये बांग्लादेश गया तो वहाँ जाकर के लगभग इसने जो है 3 लाख लोगों की हत्या करवा दी। जो बांग्लादेशी थे 3 लाख लोग इनकी हत्या करवा दी और 4 लाख महिलाओं का बलात्कार करवाया। ठीक है, इतना बड़ा नरसंहार किया, कत्लेआम किया गया, खून की नदियां बहाई गई बांग्लादेश में जा कर के।
तभी क्या होता है, इसीलिए आपको पता है जनरल टिक्का खां को जो है बूचर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, या वहाँ जाकर कत्लेआम मचाता है। इतना सब होने के बाद वहाँ के लोग जो हैं वहाँ से बांग्लादेश छोड़ करके पलायन करने लगते हैं, और लगभग 2 करोड़ लोग जो है बांग्लादेशी भारत में शरणार्थी बनकर आ जाते हैं या भारत में पलायन कर जाते हैं। आपको पता है बांग्लादेश उस समय बंटवारा हल्का ही था, इतना हमारा फोर्स भी BSF वगैरह नहीं लगाया गया था, तो यहाँ आकर के ये लोग आकर के बस जाते हैं। लगभग 2 करोड़ शरणार्थियों को हम अपने यहाँ शरण देते हैं। ध्यान रखना, भारत का हृदय देखिए, इनको अपने आप में कहते हैं बसिए रहिए, ठीक। तभी क्या होता है, वहाँ की जनता और उग्र हो जाती है, और वहाँ अंततः इन्हें जो है इनको रिहा करना पड़ता है कि इनको मोहम्मद जो आपके थे रहमान को, ठीक है, जो आपके हैं जो आपके शेख मुजीबुर रहमान हैं, इन्हें रिहा कर दिया जाता है। और जी वहाँ से आकर के अब भारत की उस समय की सरकार थी इंदिरा सरकार, इनसे डिस्कस करते हैं, तो इंदिरा जी कहती हैं आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और बांग्लादेश को अलग कराने में संपूर्ण जो है सहभागिता हम आपके साथ निभाएंगे। तभी क्या होता है, एक नई जो है बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का गठन किया जाता है। आपको पता है बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी, इसका गठन होता है जिसमें बांग्लादेश के युवा लोगों को भर्ती कराया जाता है, और भारत की सेना इनको ट्रेनिंग देती है। भारतीय जो सेना है वो उनको ट्रेनिंग देती है और अस्त्र शस्त्र भी मुहैया कराती है। और हमारी जो इंटेलिजेंस IB और RO हैं, ये दोनों इंटेलिजेंस जो है भारत और बांग्लादेश के विभाजन में महत्वपूर्ण भागीदारी भी निभाती हैं। और जो पाकिस्तानी सेना थी, ठीक है, तो पाकिस्तानी सेना थी, उसके खिलाफ मुक्ति वाहिनी का संघर्ष होता है, और ये संघर्ष इतना तेज होता है, बाद में प्रत्यक्ष भारतीय सेना भी इसमें पाकिस्तानी सेना से युद्ध करती है। और 1971 का जो था 1971 का बार जो है भारत विजय होता है, जीत जाता है, और वहाँ के पाकिस्तानी सेना के सभी लोग, देखिए लगभग 1.25 लाख लोगों ने आत्मसमर्पण किया था भारत के समक्ष, भारत के सेना नायक के समक्ष। देखिए ये एग्रीमेंट साइन हो रहा है, ये लोगों ने आत्मसमर्पण किया था भारत के समक्ष, देख रहे हो ये दोनों सेना नायकों को, ठीक है, आत्मसमर्पण करती है, और हमारी भारतीय सेना विजय का परचम लहराती है, और एक नए देश बांग्लादेश का गठन होता है, ठीक है। बांग्लादेश का गठन जैसे 1971 के बाद हुआ, और वहाँ के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान को बनाया गया, और वहाँ जो बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी थी उसके हेड, और जो यहाँ कमान थी पाकिस्तानी कमान थी सेना की, उसके प्रमुख जियाउर रहमान थे। ये दोनों लोग बांग्लादेश को अलग कराने में महत्वपूर्ण, बांग्लादेश के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इसलिए शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, अर्थात बांग्लादेश का पितामह कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये पॉलिटिशियन थे तो इन्हें ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, और बाद में यही प्रधानमंत्री बन जाते हैं। बांग्लादेश का अलग से फ्लैग बनाया जाता है, और बांग्लादेश अलग एक राष्ट्र बन जाता है, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे, तभी क्या होता है 1971 से 1975 तक ये सरकार चला रहे होते हैं। तभी 15 अगस्त 1975 की बात है, इनके ही घर पर शेख मुजीबुर रहमान थे, जो इनके ही हाउस पर क्या होता है, कुछ उग्रवादी लोग आकर के आक्रमण कर देते हैं, ठीक है। और बताया जाता है कि इसमें कई सेना के लोग भी थे, ये लोग आकर के आक्रमण करते हैं, और इनके शेख मुजीबुर रहमान के संपूर्ण परिवार, लगभग इस परिवार में 17 लोग थे, 17 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। ध्यान रखना, एक साथ 17 लोगों की हत्या, और ये और बड़ी बात है कि उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी नहीं छोड़ा गया, ठीक है। ध्यान रखना है, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी नहीं छोड़ा गया, उनकी भी हत्या कर दी गई। अर्थात शेख मुजीबुर रहमान के बेटे, ठीक है, और पत्नी और पुत्र और पुत्रवधू मतलब बहू और नाती पोते सबकी हत्या कर दी जाती है। और एक बहुत बड़ा ये जो बांग्लादेश के इनके हसीना जी है, शेख हसीना जी, इनके परिवार पर सबसे बड़ा कठिन का दौर था, इनके पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। लेकिन जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उनकी 2 बेटियां थीं, शेख हसीना और शेख रेहाना। आपने देखा है, ये शेख रेहाना जी हैं और ये शेख हसीना है, ये दोनों लोग जर्मनी थी, और जर्मनी में अपने शोहर के पास वहीं पर रहकर पढ़ाई कर रही थी, ठीक है। तभी इनको पता चलता है, तो ये तत्काल वहाँ से और बांग्लादेश आने के लिए कहती हैं। लेकिन तभी क्या होता है कि इनको जो
आज की पाकिस्तान में ISIS जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है वो इनको ढूंढ रही होती है कि एक साथ में इन्हें भी ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ना रहेगी बीन और ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, वही हाल होता। ठीक, लेकिन भारत की उस समय की इंटेलिजेंस रॉ ने इनको बहुत ही मदद कराई और तत्काल जर्मनी से भारत इन्हें बुलाकर इनकी रक्षा की। इसलिए शेख हसीना जी का जो जीवन दिया गया है वो भारत की देन है, भारत की तत्काल सरकार, इंदिरा जी की सरकार का देन है। और इन्हें अपने पास भारत में रखा और बोले जब तक आप बांग्लादेश नहीं जाओगी, जब तक वहाँ की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती या हमारी इंटेलिजेंस प्रूफ नहीं कर लेगी कि वहाँ आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। और तभी क्या होता है आपको पता है, शेख हसीना जी हैं जो 1981 में भारत से फिर बांग्लादेश में जाती हैं। कब जाती? 1981 में। और 1981 में एक दौर और आता है, क्योंकि जब शेख हसीना जी के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो जाती है, इसके बाद जो है, जो आपको हमने बताया था कि सेना के प्रमुख थे जिया उर रहमान, इनको ही सरकार बनाने का मौका मिलता है। और इनकी जो पत्नी थी शेख जिया उर रहमान की, जिनका नाम था खालिदा जिया। क्या नाम था? खालिदा जिया। ये आप देख रहे हो, इनकी तस्वीर है, खालिदा जिया हैं, ये सरकार बनाती हैं। और इनकी जो पार्टी का नाम था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और ये पाकिस्तान समर्थित पार्टी थी, इसलिए ये सरकार बनाती हैं। लेकिन तभी क्या होता है, 30 मई 1981 को पाकिस्तान जो समर्थित पार्टी थी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसके हेड थे जिया उर रहमान, इनकी भी इसी तरह इनके ही हाउस में जाकर इनकी भी हत्या कर दी जाती है। देखिए, अब इनके अर्थात खालिदा जिया के पति की भी हत्या कर दी जाती है। इससे क्या होता है, अब ये दोनों महिलाओं में बहुत ही लंबा संघर्ष चलने लगा। और जो है यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ देखिए ये दोनों तस्वीरें हैं, शेख हसीना जी हैं। शेख हसीना के पिता और इनके संपूर्ण परिवार की हत्या जो है होती 1975 में, जिसका आरोप ये शेख हसीना इन पर खालिदा जिया पर लगाती हैं। जबकि खालिदा जिया के पति की हत्या 1981 में होती है, जिसका आरोप खालिदा जिया शेख हसीना पर लगाती हैं। ये महिलाएं जो हैं एक दूसरे पर आरोप लगा रही होती हैं। और आपने देखा है, आपने सुना होगा कि एक घर के अंदर दो महिलाओं की लड़ाई सुनी है, लेकिन यहाँ एक देश के अंदर दोनों महिलाएं लड़ रही, तो उस देश का क्या हाल रहा होगा। ठीक है, ये कंडीशन रही है इस देश की, और दोनों महिलाओं के संघर्ष में संपूर्ण जनता कैसे पिस रही थी। तभी समय आता है 1996 का। 1996 में जो है शेख हसीना एक अपनी नई पार्टी बांग्लादेश आवाम लीग, जो आवाम लीग थी इनके पिताजी की, उसका नाम रखती हैं बांग्लादेश आवाम लीग, और वो उसका गठन करके वहाँ चुनाव होते हैं। उस चुनाव में शेख हसीना विजय होती हैं। 1996 में ये पहली सरकार बनाती हैं बांग्लादेश में अपनी, और वहाँ की प्रधानमंत्री चुनी जाती हैं। ठीक है, शेख हसीना जो है चुनाव 1996 का जीत जाती हैं। 1996 का चुनाव जीतने के बाद शेख हसीना का 1996 का चुनाव जीतती हैं। तभी क्या होता है आपको पता है कि 15 अगस्त को ही इनकी परिवार जो है, 15 अगस्त 1975 को इनका परिवार पूरा मरा था, तो इसलिए 15 अगस्त को शोक दिवस मनाती हैं। लेकिन आगे चल के आप देखोगे जब 2001 के बाद जब सरकार इनकी बनेगी खालिदा जिया की, तो ये 15 अगस्त को ही अपने जन्मदिन का केक काटेंगी, खुशियां मनाएंगी। इस कारण इन दोनों महिलाओं का विवाद और ही बढ़ जाता है। ध्यान रखना, देखिए बेटा, किसी की भी परिवार की अगर हत्या हुई है, उस दिन शोक मन रहा है, उस दिन तुम अपना इतना खुशी के साथ जन्मदिन मनाओ, जबकि तुम्हारा जन्मदिन उस दिन है ही नहीं। ठीक है, तुम्हारा जन्मदिन 19 को बताया गया है इनका, जबकि डॉक्यूमेंट में 9 अगस्त दिखाया गया। 15 अगस्त का इनका एक भी प्रूफ नहीं है, फिर भी इन्होंने खुशियां मनाई, तो इससे इनको और ज़्यादा ही दुख पहुंचा शेख हसीना जी को। अब बात करेंगे आगे, चलिए। अब चुनाव का जब दौर चल रहा था 1996 से 2001 तक शेख हसीना की सरकार रही, और 2001 से 2006 तक जो है आपकी इनकी सरकार रही, इनकी शेख रेहाना जी, खालिदा जी की। ठीक है, अब देखिए जब चुनाव होता है तो उन पर ये एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी कि आप जब प्रधानमंत्री रहती हो तो आप चुनाव के दौरान हस्तक्षेप करती हो, तो इसलिए उसको रोकने के लिए एक केयर टेकर राष्ट्रपति का जो है बना दिया जाता है। उस समय कुछ समय के लिए केयर टेकर राष्ट्रपति बनाया जाता है, और राष्ट्रपति जो है उस समय बनाए गए फ़खरुद्दीन अहमद को। ठीक है, ताकि ये चुनाव में कोई गड़बड़ी ना कर सकें। तो फ़खरुद्दीन अहमद जैसे ही राष्ट्रपति बने, और इन्होंने क्या किया, बोले तुम दोनों महिलाएं लड़ लड़ के देश को बर्बाद किए जा रही हो, हम क्या करते हैं, दोनों को इन्होंने उठाकर जेल में डलवा दिया। जैसी शक्ति मिली और ये आपको खुद ही राष्ट्रपति बन के खुद ही सत्ता इन्होंने अपनी संभालने लगे।
और लगभग 2 साल तक 2006 से 2008 तक ये सत्ता में रहे। इसके बाद वहाँ के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इन दोनों महिलाओं को रिहा कर दिया गया और तभी इसके बाद इनके वहाँ दोबारा चुनाव होते 2008 में। और दोबारा चुनाव होने के बाद जो है जो वहाँ पर बांग्लादेश आवाम लीग प्रचंड बहुमत में जीत कर आती हैं और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी बनती हैं 2008 से 2013, फिर 2013 से पुनः बनती हैं, 2013 से 18, फिर 18 से 24, फिर से तीसरी बार लगातार बनती हैं। और इसके बाद 2024 में जैसे ही चुनाव होते हैं तभी क्या होते हैं, 2024 में चुनाव के बाद वहाँ पर जो है इन पर कुछ आरोप और लगा दिए जाते हैं। कई विदेशी लोग भी, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति भी इन पर आरोप लगाते हैं। वो तो एक घर घर की बात है कि आरोप लगा रहे हैं अपने घर में जबकि नहीं देख रहे हैं ना। तो इन पर आरोप लगाया कि आप क्या कर रहे हैं, चुनाव सही से नहीं कराए, इन पर आरोप लगाया गया। और वहाँ के जो एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहम्मद यूनुस, देखिए ये हैं आपके मोहम्मद यूनुस साहब, और इन्हें जो है अर्थशास्त्री हैं बहुत बड़े बांग्लादेश के, और माइक्रो फाइनेंस, जो माइक्रो फाइनेंस वगैरह होती हैं, ठीक है, उनके तहत इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। आपने देखा माइक्रो फाइनेंस क्या होती हैं, जैसे आप कोई मोबाइल है जो किस्तों पे लेते हो, ठीक है, वो माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा यही लेके आए थे। जब आपके पास पूंजी ज़्यादा नहीं हो और आपको कुछ करना है तो आप क्या कर सकते हो, उसको स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे उसको आप पटाते रहो, ये अवधारणा इनकी थी। तो इनके खिलाफ भी ये क्या होते हैं, शेख हसीना थोड़ा गलत बोल जाती हैं, जिस कारण इनके समर्थक लोग भी जो है शेख हसीना के खिलाफ हो जाते हैं। बाद में बात करेंगे, अमेरिका तो भड़का ही रहा था क्योंकि अमेरिका जो है पाकिस्तान को समर्थन करता है, जबकि बांग्लादेश भारत, चाइना और रूस के साथ, तीनों के साथ बैलेंस बनाकर रखता है, ठीक है। तो बांग्लादेश तीनों को बैलेंस करता है और बाकी जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को, और पाकिस्तान समर्थित जो पार्टी है इनकी खालिदा जिया की, उसको भी ये बढ़ाता है। तो इस कारण ये आरोप पर आरोप लगा रहा था, ठीक, जबकि डोनाल्ड ट्रंप खुद अमेरिका के राष्ट्रपति पर आरोप लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये। तो यहाँ बात आगे चलती है, तो इसी को लेके ये लोग दंगे वहाँ थोड़ा सा भड़कते हैं। तभी एक मामला और आता है वहाँ पर, आरक्षण मामला। देखिए रिजर्वेशन मामला क्या था वहाँ का, बांग्लादेश का रिजर्वेशन मामला। तो बांग्लादेश का रिजर्वेशन मामला था जब 1971 में बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का गठन किया गया। उस समय जब बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद 1972 में वहाँ की सरकार बनी, शेख हसीना जी के पिताजी जो थे शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, इन्होंने 1972 से जो बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के लोग थे उन्हें फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी घोषित करके उन्हें 30% रिजर्वेशन दे दिया। क्या किया गया, 30% रिजर्वेशन लागू कर दिया गया कि उन्हें नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया जाएगा। बात करें, कुछ समय बीता और 1996 का इलेक्शन जब शेख हसीना जी जीत गई थी तो 97 में आकर इन्होंने क्या किया कि जो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बच्चों को भी आरक्षण दे दिया 1997 में। भाई ठीक है, उनके भाई जो लोग लड़े हैं उनके लिए 30% आरक्षण दिया। फिर जो लोग उनके बच्चे हुए हैं, उनके माँ बाप मारे गए थे तो उन्हें भी आरक्षण लाजमी है। अब क्या होता है, 2010 में वो क्या करती हैं, 30% आरक्षण उनके नाती पोतों को भी दे देती हैं। भाई ये तो गलत है कि उनके पिताजी ने ठीक है लड़े थे, उन्हें मिला, बच्चों को मिला, अब नाती पोतों को भी। तो इसका विरोध होता है, और इसका विरोध होता है तो जनता ज़्यादा विरोध करती है, जिस कारण 2018 में जो 30% आरक्षण बांग्लादेशी लोगों को मिलता था उसको शेख हसीना जी ख़त्म कर देती हैं, कहती हैं अब आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और उन्होंने सही भी किया। लेकिन अभी हाल ही में ये मसला क्या हुआ कि जो 2024 में अभी हाल ही में वहाँ का जो हाई कोर्ट है, ठीक है, जो वहाँ का हाई कोर्ट है 2024 में, वहाँ के हाई कोर्ट ने क्या किया, बोले जो आरक्षण था 30% वो फिर से लागू करना चाहिए सरकार को। अब देखिए सरकार का इसमें कोई रोल नहीं था, रिजर्वेशन में इसमें सरकार का कोई जो रोल नहीं था, लेकिन हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया और लोग वहाँ के भड़क गए, ठीक है, वहाँ के लोग भड़क गए, और वहाँ के इतना भड़क गए कि वहाँ दंगे होने लगे, लोग सड़कों पे निकल आए, यूनिवर्सिटी के लोग काफ़ी भड़के, जनता ज़्यादा उग्र होती गई, और इतना हुआ कि उस उग्र जनता में कई लोग वहाँ पर मारे गए। देखिए ये आप देख रहे हैं स्टैचू रखे हुए हैं, इनमें मतलब जो है डेथ बॉडी रखी हुई हैं, इसमें लोग मारे गए। तो इससे क्या हुआ, वहाँ की पुलिस को थोड़ा मतलब लाठी चार्ज भी करना पड़ा, थोड़ा गोला बारूद भी चलाना पड़ा,
तभी क्या होता है, वहाँ पर एक लड़का था मीर मगदू, ठीक है। मीर मगदू जो था वो क्या करता था, वो शांतिपूर्ण धरना देने वाले लोगों को पानी पिलाया करता था। और क्या हुआ, एक बार धोखे से गोली का शिकार हो गया और ये भी मर गया उस दंगे में। अब वहाँ और लोग जो स्टूडेंट थे वो बोले ये तो कुछ कर भी नहीं रहा था, ये तो पानी पिलाता था, इसको क्यों मारा गया, और उग्र हो गए। और तभी 3 मुख्य लड़के जो एक नाहिद, आसिफ और अबू बकर, ये 3 लड़के थे, ये आपकी यूनिवर्सिटियों में हेड हुए थे। इन तीनों को पुलिस जो करती है उठा लेती है, और पुलिस उठाने के बाद इन पर इतनी लाठियां बरसाती है, इतनी लाठियां बरसाती है कि इनको बहुत बुरी तरह से कचुम्बर बना दिया जाता है, मार मार के। अब क्या होता है, और इनसे ज़बरदस्ती बयान लिए जाते हैं कि तुम कहिए कि कोई आरक्षण मामला वो नहीं है और आप दंगों को का समर्थन नहीं कर रहे हैं, जिससे लोग जो स्टूडेंट हैं वो वापस हो जाएं, और उन्होंने ऐसी बयान दिए। लेकिन तभी क्या होता है, इनके बयान के बाद जब इनको गिरफ्तार किया जाता है, उस समय बांग्लादेशी पुलिस इन्हें सादा वर्दी में गिरफ्तार कर रही थी, परंतु एक गलती कर देती है कि जिस वाहन में इन्हें बिठाया जा रहा था उसमें उनका लोगो जो लगा रहता पुलिस का वो लगा था, और उसका वीडियो वायरल हो जाता है कि इनको गिरफ्तार किया गया और इनको मारा गया। इस कारण से जब लोग और उग्र हो जाते हैं तो दबाव में आकर इन्हें छोड़ दिया जाता है पुलिस द्वारा। और फिर जब मीडिया इनके पास जाती है कि तुमने ऐसे बयान क्यों दिए, तो ये मीडिया के सामने कपड़े उतार कर दिखाते हैं और रो रो कर भाषण देते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। तो इससे जनता में और आक्रोश बढ़ जाता है और लोग फिर धुआंधार तरीके से सड़कों पर उतर आते हैं। एक गलती पुलिस की रही है। देखिए हमारे यहाँ भी भारत में भी, या यूपी पुलिस भी, या दिल्ली पुलिस, या भारतीय सेना जब कभी भी ऐसे ऑपरेशन चलाती है तो इतनी सतर्क होकर चलाती है कि साले पता भी नहीं चलता है कब कचुम्बर बना दिया गया और ऐसे दंगों को दबा दिया गया, ठीक है। लेकिन पुलिस की छोटी सी गलती ने वहाँ की सरकार को ही बदल डाला। आगे क्या होता है, इतना संघर्ष होता है कि पूरी उग्र भीड़ अब कहती है हम डायरेक्टली क्या करेंगे, प्रधानमंत्री को ही ख़त्म करेंगे, ठीक है। तभी क्या होता है, प्रधानमंत्री के आवास पर लोग हजारों लाखों की संख्या में जाते हैं और वहाँ मारताड़ करने लगती है और पुलिस अपना कंट्रोल खो देती है। तभी वहाँ के जो आपको पता है आर्मी चीफ थे वकार उर जमा, ठीक है, ये उसी समय हाल के हाल प्रधानमंत्री को अलर्ट करते हैं कि आप हो सके तो 40 मिनट में ही क्या करिए, यहाँ से आप अपने पीएम हाउस से निकलकर आप यहाँ से तुरंत भाग जाइए, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और क्योंकि इतनी भीड़ आ चुकी है और आपकी जान को खतरा है। लेकिन ये जाती नहीं है। तभी ये क्या करती हैं, इनके जो इनके बेटे हैं, बेटे के जो शेख हसीना जी हैं, शेख हसीना की जो बेटी हैं, बेटी की जो देवर हैं वो इस समय मतलब बांग्लादेश के उप प्रमुख, सेना के उप प्रमुख बनाए जाते हैं। ये वहाँ जाकर इनकी बहन और इनके लड़के से बात करते हैं फ़ोन पर, तो ये इनको समझाते हैं और ये तत्काल ही वहाँ से बांग्लादेश आर्मी का हेलीकॉप्टर में बैठकर पीएम ऑफिस में से तत्काल वहाँ से उड़ान भरती हैं और सीधे आकर भारत के जो है गाज़ियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड करती हैं और भारत आ जाती हैं। और वहाँ के लोग उग्र भीड़ संपूर्ण इनके बामे पीएम ऑफिस में घुस जाती हैं, इनके बंगले में घुस करके उनकी संपूर्ण चीज़ों को नष्ट करती हैं, जिसको जो मिलता है वो लूट लेते हैं। और वहाँ पर देखिए कैसे अय्याशी के साथ बैठे हुए आराम से। देखिए दोस्तों, ये आरक्षण वाले स्टूडेंट तो नहीं हो सकते, मैं नहीं मानूंगा, कहीं ना कहीं इसमें राजनीति तो थी ही, क्योंकि जो व्यक्ति वहाँ पर बैठ इस प्रकार उपद्रव करते हैं, वहाँ के लोगों को, वहाँ की जो देखा जाता प्रधानमंत्री के आवास पर एक भी चीज़ को नहीं बख्शा जाता, सब तोड़ फोड़ दिया जाता है। इनके पिताजी की जो स्टैचू थी उसको भी तोड़ दिया जाता है, शेख मुजीबुर रहमान की, और इतना तक कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के अंडर गारमेंट्स को भी ये लोग धज्जियाँ उड़ाती हैं और एक महिला होते हुए इनका इतनी बेइज्जती करते हैं, ठीक है। तो ये तो इस प्रकार के स्टूडेंट मुझे नहीं लगते कितने गंदे स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर उस समय ये घर नहीं छोड़ती तो पता नहीं इनका शरीर का क्या हुआ होता, ठीक है। और इसके बाद ये वहाँ पर आकर के भारत में आकर शरण ले लेती हैं
और देखिए आपको पता है कि भारत जब आ जाती हैं इसके बाद ये यूके जाने की सोचती हैं, लेकिन वहाँ की सरकार इन्हें सपोर्ट नहीं करती है, तो ये भारत में ही रहती हैं। अब क्या होता है, वहाँ पर इतना तक कि वहाँ सरकार बन जाती है, और वहाँ की सरकार जो बनाई गई, वहाँ के सेना प्रमुख थे, और आपको अभी हमने पीछे देखिए आपको दिखाया है कि यहाँ पर आपके मोहम्मद यूनुस थे, इनको वहाँ का इस समय वर्तमान चार्ज मिल जाता है, ये हेड बनते हैं और वहाँ सरकार बन जाती है। अब सरकार बनती ही है किसकी, क्योंकि ये पाकिस्तान समर्थित सरकार थी, तो वहाँ के जो हिंदू हैं उन पर बहुत सारे अत्याचार बढ़ जाते हैं। देखिए वहाँ के जो लोग हैं हिंदू कम्युनिटी के, वो कहते हैं सेफ हिंदू इन बांग्लादेश, किस प्रकार से चिल्ला रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, भारत से भी गुहार लगा रहे हैं। वर्तमान सरकार भारत की मोदी सरकार है, ठीक है, ये अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, तो इन्हें कोई एक ऐसा इंसिडेंट उठाना चाहिए ताकि वहाँ पर किया जाए। देख रहे हो उस समय की सरकार, जब आयरन लेडी इंदिरा गांधी थी, उन्होंने तत्काल किस प्रकार से बांग्लादेश के लोगों को अलग करवाया, किस प्रकार किया। और आज की सरकार और आज की मीडिया सिर्फ यही चिल्ला रही है कि जैसे ही प्रधानमंत्री, मीडिया कहती है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना वहाँ से उड़ान भरी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने रफ़ेल लगा दिए उनके सुरक्षा के लिए। अरे ससुरा का ज़रूरत थी तुम्हें रफ़ेल लगाने की, तुम तो ये कहिए तुम्हारे पास प्रधानमंत्री है वहाँ का, तो उनके कहीं कनेक्टिविटी होगी, उनसे साझा करिए। और वर्तमान में आप देख भी रहे हो क्या धज्जियाँ उड़ी जा रही हैं, कंडीशन क्या है, वहाँ के लोग तुम्हारे समर्थन में भी आएंगे, तुम तो जाके चढ़ाई भी कर सकते थे और बांग्लादेश को एक भारत का रूप भी दे सकते थे, है ना। आपको पता है उस समय की इंदिरा सरकार ने, जिन्हें बोलते थे आयरन लेडी, उनके डिसीजन थे, उन्होंने कम संसाधन में होते हुए कितना कुछ कर दिया। तो मोदी जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी कुछ एक ऐसा इंसिडेंट उठाइए ताकि वर्तमान में बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है उनको रोका जाए। और आपको पता ही है कि आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं, देखा गया कि वर्तमान पाकिस्तान में भी अचानक किस प्रकार का आंदोलन चढ़ा हुआ है, लोग वहाँ भूखे मर रहे हैं, नंगे मर रहे हैं। और वहाँ के जो बलूचिस्तानी लोग हैं, बलूचिस्तानी लोग भी वहाँ पर क्या कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं। और अफ़गानिस्तान की जो तालिबान सरकार है, तालिबानी लोग भी इन पर अटैक बोल रहे हैं कि इन पर पाकिस्तानियों पर ध्यान रखना। तो ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी इंटेलिजेंस को थोड़ा चुस्त करिए और इंटेलिजेंस से सारी जानकारी लीजिए, और वर्तमान भारत का जो अखंड भारत का सपना है उसको पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कगार पर आ गया है कि वो भूखों मनंगा मर रहा है। वहाँ के लोग, आवाम वहाँ की, भारत में अगर एक भी आप गुहार लगाओगे वो समर्थन करेंगे, और इसको मिलाने का मौका है। आप इस समय कुछ करिए, क्योंकि बांग्लादेश में भी जो है सरकार इसी प्रकार की चल रही है, सभी लोग परेशान हैं और पाकिस्तान भी परेशान है। आप एक अखंड भारत का सपना रखते हैं तो इसको साकार करने का इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग भी अपनी अपनी राय ज़रूर कमेंट्स करें क्या है, क्योंकि जब भारत बांग्लादेश मिलकर के पाकिस्तान भी इसमें मिल जाएगा, अखंड भारत बनेगा, तो एक संपूर्ण भारत जो है विश्व गुरु बनने का सपना देख लेगा और देख सकता है, बन सकता है। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों, जय हिंद।